रॉयल फैसिलिटी वाले ससुराल में गरीब बहू ने ली सुकून की नींद। घर में लोग तो कितने कम हैं, लेकिन बर्तन धोने के लिए कितने सारे हो जाते हैं। मेरी तो पूरी कमर ही अकड़ गई है, लेकिन अभी तो बहुत ढेर लगा हुआ है, मुझे ये सब धोने पड़ेंगे। आरती ने किसी तरह से हिम्मत की, जिसके बाद उसने जल्दी जल्दी से बर्तनों को साफ कर दिया। और सभी बर्तनों को धोने के बाद अरे नहीं, ये क्या, मेरे तो पूरे कपड़े ही भीग गए हैं। इनमें सोई तो नींद नहीं आएगी। पानी भी खत्म हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए? आरती ने ऐसे बोलकर बाल्टी को उठाया और वो आधी रात में ही कुएं पर पानी लेने को आ गई। आलतू जलालतू आई भला को टालतू, आलतू जलालतू आई भला को टालतू। मुझे डर तो बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन डर के आगे जीत है। मुझे ऐसे घबराना नहीं चाहिए। अगर मैंने अब पानी ले लिया तो मुझे सुबह सवेरे पानी की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आरती सुबह का वक्त बचाने के लिए पानी लेने कुएं पर आ गई। चारों तरफ सुनसान थी। ऐसे में उसने कुएं से पानी निकाला और मुझे तो यहाँ बहुत ही डर लग रहा है। सच में जल्दी घर को चली जाती हूँ। आरती पानी लेकर जल्दी से वहां से चली गई और उसने अपने घर में पानी लाकर रख दिया। पानी लाने के बाद उसने टाइम देखा। ये क्या, रात का 1 बज गया और मैं इतनी रात में ही पानी लेने को चली गई थी। कोई बात नहीं, अब घर में पानी भी है तो मैं सो जाती हूँ। आरती ने अपने गरीब से घर के मिट्टी के आंगन में ही एक पतली सी चादर को बिछाया, जिसके ऊपर वो लेट गई। लेकिन थकी हारी आरती को उस पर लेटकर जरा भी सुकून नहीं मिल रहा था। हे भगवान, ये जमीन कितनी ज्यादा सख्त है, मुझे तो इस पर आराम भी नहीं मिल पा रहा है। माँ और सिया तो दोनों ही आराम से कमरे में बेड पर सो रही हैं। वहां ना मच्छर है और पंखा भी चल रहा है। मैं यहाँ हूँ, लेकिन मुझे ऐसे नहीं देखना चाहिए। मैं भी अच्छी जगह पर ही हूँ। कम से कम मेरे पास सोने को घर तो है, वरना लोग फुटपाथ पर भी सोते हैं। आरती ने ऐसे ही अपने मन को समझाया, जिसके बाद वो सोने को लेट गई और उसकी कच्ची सी आंख भी लग गई। आरती एक गरीब लड़की थी, जो कि अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रह रही थी। आरती की असली माँ का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था, जिसके बाद उसके बाप ने दूसरी शादी की, लेकिन उसका बाप भी कुछ समय के बाद गुजर गया, जिसकी वजह से आरती अपने सौतेले परिवार के साथ अकेली रह गई। आरती की माँ गंगा ने उसे कभी अपनी औलाद नहीं समझा। उसने अपनी बेटी और आरती के बीच जमीन आसमान का अंतर रखा, जिसकी वजह से आरती को कभी भी अच्छी जिंदगी नहीं मिल पाई। वो बेचारी ऐसे ही नौकरों की तरह अपने घर में काम करती थी और रात को भी उसको चैन की नींद नहीं मिल पाती थी। ऐसे ही आज के दिन बस आरती 1 घंटे को सोई, लेकिन 1 घंटे के बाद ही उसे इतना पसीना आया और उसे इतने ज्यादा मच्छरों ने काटा कि उसकी आंख खुल गई। मच्छरों, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ओहो, ये गर्मी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे सो जाऊं। ये लो, ये क्या, मेरे एक बार ताली बजाने से ही बस 10 मच्छर मर गए हैं। अरे नहीं, इसका मतलब यहाँ तो बहुत मच्छर हैं, लेकिन अब मुझसे नहीं बच पाएंगे। आरती ने ऐसे ही दुपट्टे को घुमाना और हाथ से ताली बजाना शुरू किया, जिसके बाद उसने कई घंटे तक मच्छर मारे। लगभग 3 घंटे आरती यही सब करती रही और 3 घंटे के बाद जब सुबह के 5 बज गए, तब वो बेहद ही थक कर सोने को लेट गई। अब मुझे उम्मीद है कि कोई भी मच्छर अब मुझे तंग नहीं करेंगे। आरती थक कर सो गई। 1 घंटे के बाद ही अच्छे से दिन निकल गया और रोहन, रितेश, मैं 10 तक गिनती करूंगा और तुम दोनों छुप जाना, ठीक है? सही है, अच्छे से गिन कर आना। हाँ, चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ रहा हूँ, कोई छिपे या ना छिपे। रौनक आजा, तू मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। अरे कमला बहन, रुको तो सही, कहाँ जल्दी? कहाँ जाऊंगी, घर में जवान लड़की बैठी है। ये नहीं है कि पनघट से पानी भी भर लाए, मुझे ही लेकर आना पड़ता है। हाँ, लड़कियां कहाँ ही मानती हैं। बात तो मेरी भी पानी के इंतजार में बैठी हुई हूँ। अब मैं जाऊंगी तो हाथ मुंह धोऊंगी। आजकल के बच्चे भी ना ऐसे ही हो गए हैं। ढूंढ लिया। अरे कौन है? उठ गई महारानी। माँ, यहाँ ये इतने सारे बच्चे खेल रहे हैं, आपको इन्हें घर में से नहीं निकालना है। ये यहाँ दुनिया भर का उधम मचा रहे हैं। अच्छा मैडम जी, वैसे भी तो बहुत सवेरा हो रहा है ना। अभी जो मैं बच्चों को खेलने से रोकूंगी, सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी है अभी तो, क्यों, है ना? लेकिन मैं तो अभी ही सोई थी। अच्छा, तू अभी सोई थी, जैसे कि मैं तो पागल हूँ। जा पानी लेकर आ। लेकिन माँ, मैं आधी रात को ही पानी ले आई थी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप बाल्टी देख लीजिए। तो क्या पूरे दिन में बस एक ही बाल्टी पानी की जरूरत पड़ती है? तू ना मेरा दिमाग गर्म नहीं किया कर, समझ आया? चल जा और पानी ला।
माँ इस वक्त तो पानी पर बहुत ही ज्यादा भीड़ होगी, मैं बाद में ले आऊंगी, अभी तो एक बाल्टी पानी है, उसको ही इस्तेमाल कर लीजिए। बेटा, तूने मुझे पागल समझा हुआ है क्या? मैं पागल और तू इकलौती समझदार इस घर में। मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि क्या कब करना है। जा जाकर पानी लेकर आओ, और अगर आप कुछ बोली ना तो तुझे घर से निकाल कर खड़ा कर दूंगी। नहीं 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 माँ, मुझे नहीं जाना है घर से बाहर, मैं लेकर आती हूँ पानी, मैं ला रही हूँ। आरती ने ऐसे बोलकर 2 बाल्टियां उठा ली। उसने सुबह उठकर कुछ खाया पिया भी नहीं था, लेकिन वो भूखे पेट ही पानी लेने को चली गई। आरती की हालत खराब थी, उसकी हड्डियां निकल आई थी, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, बाल एकदम खराब थे और वो कहीं से भी देखकर जवान लड़की नहीं लगती थी। ऐसी बेचारी आरती का अपनी सौतेली माँ के साथ वक्त गुजर रहा था, और आज के दिन भी कुएं पर तेज धूप में बड़ी लाइन लगी हुई थी। मुझे अगर पता होता कि इतनी बड़ी लाइन लग जाएगी तो मुझसे खाना मंगवाया ही जाएगा, मैं कभी भी ऐसी देर से न उठती और ना ही आधी रात को पानी लाती। अब पता नहीं कि कब मुझे मौका मिलेगा पानी भरने का। आरती इंतजार में ही खड़ी रही। लगभग 2 घंटे बाद आरती की पानी लेने की बारी आई और वो खाली पेट से ही 2 बाल्टियां पानी किसी तरह उठाकर घर को पहुंची। आज तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, बहुत भारी है ये दोनों बाल्टियां। आरती किसी तरह वो बोझ ढोकर अपने घर गई और माँ मैं पानी ले आई। इतनी देर बाद कितनी भूख लग रही है मुझे। चलो माँ, इससे मेरा कोई अच्छा सा नाश्ता बनवाओ। तुमने अभी नाश्ता भी नहीं किया है? घर की नौकरानी थी क्या घर में जो मैं नाश्ता कर पाती? आई बड़ी, चल नाश्ता बना। बताओ क्या खाना है तुम्हें, मैं बना दूंगी। चाय के साथ पराठा। आज तो मेरा दिल भी चाय के साथ चीनी का पराठा खाने का कर रहा है, मेरा वो बना दे। ठीक है, बना रही हूँ। आरती बेचारी खुद भूखी प्यासी थी, लेकिन उसने एक बूंद पानी नहीं पिया और उसने अपनी माँ और बहन को उनकी पसंद का नाश्ता बना कर दिया। माँ, जब तक सुबह में नाश्ता नहीं करो तो मेरा तो दिन ही शुरू नहीं हो पाता। माँ अब मैं अपने लिए भी नाश्ता बना लूं क्या? आरती ने डरते डरते ये सवाल किया। और दिमाग खराब है तेरा? बोल, अकल खराब है क्या? काम की न धाम की और दुश्मन न नाच की, ये नहीं चलेगा। पहले घर के काम निपटा, उसके बाद ही कुछ खाने को मिलेगा। कौन से काम? माँ मुझे अब बहुत जोरों से भूख लगी है, इतने ज्यादा कि अब मुझसे नहीं रुका जाएगा। आप प्लीज मुझे कुछ पहले खाने दो ना, उसके बाद मैं पक्का सारे काम कर दूंगी। हमारे आगे शर्त रख रही है कि पहले तुझे कुछ खाने को दे तब तू काम करेगी। माँ इसको देखो, ये देख रही है, इसको मुंह पर न छाप दूंगी। पहले काम कर, समझ आया? किसी को भी आरती पर तरस नहीं आया। उस बेचारी ने पहले कामों को ही निपटाया। सबसे पहले उसने खराब हालत में ही सफाई की। क्या जिंदगी है, न खाने को मिलता है न ही कुछ और, अगर कुछ मिलता है तो बस डांट और ताने। सफाई करने के बाद आरती ने मैले बर्तनों को साफ किया और कपड़े धोने के बाद वो सुकून से बैठी और गंगा ने उसको एक प्लेट में नाश्ता ला कर दिया। ये ले, और मेरा एहसान समझना कि तुझे अपने हाथों से नाश्ता दे रही हूँ। माँ आप मेरे लिए नाश्ता लाई है, आपका शुक्रिया। आरती ने खुशी से नाश्ता लिया, लेकिन उसकी हालत को देखकर वो खुद ही हैरान हो गई। नाश्ते के नाम पर बस एक छोटे से कप के अंदर जरा सी चाय और सूखी रोटी का एक टुकड़ा था। माँ ये तो शायद वो रोटी है ना जो आप कुत्ते के आगे डलवा रही थी। हाँ वही है, अब कुत्ते को खिलाऊं या तुझे खिलाऊं, बात तो एक ही है ना, खा ले। गंगा की बात आरती के दिल पर लगी, लेकिन आंसुओं के साथ उसने भूख में वही नाश्ता कर लिया। ऐसी बेचारी आरती सारा दिन घर में कामों में ही लगी रही और उसकी छोटी सौतेली बहन सिया ने उसका किसी काम में साथ नहीं दिया। अरे नहीं, यहाँ नमक नहीं है। सिया मुझे नमक का डब्बा उठाकर दे दे, अगर अभी मैं खाने के पास से हट गई तो इसके जलने का खतरा है। क्या कहा? इसका जलने का खतरा है? तब तो और अच्छा है, मैं नमक नहीं दूंगी। दे देना सिया, तू मुझसे ऐसे क्यों करती है? मेरी मर्जी। वैसे ही रोती हुई आंखें ना बड़ी ही अच्छी लगती है, काश की हमेशा ऐसे ही रोती रहे। सिया ऐसे बोलकर चली गई और उसने आरती को वो नमक नहीं दिया। किसी तरह आरती ने ही नमक लिया और खाना बनाया। ऐसे ही काम करते करते आरती को रात हो गई थी और रात को ऐसे ही गर्मी और मच्छरों से उसकी नींद खराब होने लगी। क्या जिंदगी है ये, रात आती है तो इंसान को सुकून देने के लिए, लेकिन यहाँ रात को दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। न दिन को चैन है न रात को सुकून है, मेरी तो जिंदगी ही अजाब हो गई है। कमरे में माँ और सिया सो रही होंगी, वहाँ मच्छर मार अगरबत्ती जलती है, पंखा भी है। मैं वहीं पे फर्श पे सो जाऊं, अगर माँ इजाजत दे तो। आरती बेचारी घबराती हुई कमरे में गई, जहाँ कमरे में बेड पर उसकी बहन और माँ सो रही थी। उसने उसके पास ही लेकिन जमीन पर अपना बिस्तर लगाया और वो बस वहां लेट ही रही थी कि तभी सिया की आंख खुल गई।
ओह माँ, जागो माँ, जागो, देखो ये यहाँ क्या चल रहा है। कहाँ है चोर, कहाँ है? माँ, चोर नहीं है, मैं हूँ आरती। तो यहाँ क्या कर रही है? माँ, मुझे प्लीज बस कुछ देर के लिए यहाँ सोने दो। मुझे बाहर मच्छर और गर्मी बहुत परेशान कर रही है। सुबह से थकी हुई हूँ, कई रातों से सोई नहीं हूँ। यहाँ कुछ अच्छा लग रहा है, यहाँ सोने दो ना। बिल्कुल नहीं। तूने सोचा भी कैसे कि हम तुझे यहाँ सोने देंगे? माँ, इस महारानी की बात तो सुनो। तुझे घर में जितनी जगह दी हुई है उतना काफी नहीं है जो तुझे अब हमारे कमरों में भी घुसना है? बोल, अगर आगे ज्यादा चली ना तो बता रही हूँ कि फुटपाथ पर ही सुलाऊंगी, इसलिए बदल जा। चल बाहर जा। गंगा की बात को सुनकर न चाहते हुए भी आरती वहां नहीं रुकी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर एक बार उसकी माँ से उसके लिए किसी काम को ना निकल गई तो अब वो काम नहीं हो सकता है। इसलिए वो बाहर ही वापस आ गई और रात भर उसको नींद नहीं आई। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन आरती थकी हुई सी है। अपने घर की दोपहर के वक्त सब्जी लेने को जा रही थी। मेरे माँ बाबा नहीं रहे, इसका मतलब अब कोई भी मेरा नहीं रहा और मेरा कोई अपना भी नहीं इस दुनिया में। पता नहीं मेरा क्या होगा। शायद एक दिन ऐसे ही कुत्तों से भी बदतर जिंदगी जीकर मुझे कुत्ते से भी बदतर मौत। आरती अपनी इसी सोच में आगे बढ़ रही थी कि तभी उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट तो ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन आरती के सिर से खून बहने लगा। अरे नहीं नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? अरे मिस सुनिए। अरे नहीं, ये तो बेहोश हो गई। मुझे इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। ऋतिक ने आरती को उठाया, जिसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर गया और आरती के सिर की पट्टी हो गई। अब आरती को होश भी आ गया था। सुनो, तुम ठीक तो हो ना? मौत की डगर पर खड़ा करके पूछते हो कि ठीक तो हूं मैं? आई एम सॉरी, लेकिन जो भी हुआ उसका मेरा कोई इरादा नहीं था। अचानक से आप ही गाड़ी के आगे आ गई और मेरी बैलेंस खराब हो गया। जो भी है, मुझे अपने घर का नंबर दो, कोई तुम्हें यहाँ लेने को आ जाएगा। डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी चोट नहीं है, बाल बराबर सिर फूटा है तो वो सही हो जाएगा। घर का नंबर? मेरे घर का कोई नंबर नहीं है, मैं ऐसे ही घर चली जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे सिर पर चोट आई है और अगर रास्ते में तुम्हें कहीं लग गई तो क्या होगा? अगर चक्कर आ गया तो क्या होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और हो भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। नहीं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। एक तो मेरी वजह से आपको पहले ही नुकसान हो गया, अब मैं और मुसीबत नहीं चाहता। मुझे नंबर बताओ अपना जल्दी से। आरती ने काफी मना किया, लेकिन ऋतिक माना नहीं। आखिर में उसने अपनी बहन का नंबर उसे बता दिया और ऋतिक ने काफी बार कॉल भी की, लेकिन वो उठाई नहीं। 15 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये नंबर उठ क्यों नहीं रहा है? मैंने कहा ना कि मैं चली जाऊंगी। उठ गया। हेलो, कौन है भाई? क्यों मेरी बेटी को फोन कर करके परेशान कर रहे हो? सुनिए, मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ। आपकी बेटी है ना आरती, उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैं इस वक्त उनके साथ हॉस्पिटल में हूँ। उनके सिर में चोट लग गई, आप उन्हें आकर ले जाइए। उस लोली का एक्सीडेंट हो गया? वैसे वो भी ना एक नंबर की ढीली है, कोई काम करना उसके बस का नहीं है। अच्छा सुनो, उसके सर में ही तो लगी है, पाँव तो नहीं टूटा है ना? आ जाएगी खुद ही। और हाँ, जो सामान लेके लाने को बोलो था उसको लेकर आए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गंगा की बात को सुनकर ऋतिक हैरान रह गया, जिसके बाद तुम्हारी माँ को तो शौक ही नहीं लगा। इसलिए ही तो मैंने मना किया था कि किसी को नहीं बुलाना। अब मैं जा रही हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, अगर वो नहीं आ रही है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। दिमाग खराब है आपका? मैं आपके साथ जाऊंगी? अरे क्यों मेरी इस खराब जिंदगी को और खराब करवाना चाहते हो? बोलो, आखिर बोलो। अगर किसी ने हमें साथ देख लिया ना तो मैं किसी लड़के के साथ अपने घर आई हूँ तो बवाल बन जाएगा। इसलिए आप मेरी हालत के ऊपर तरस खाएं और रहने दें। आरती ऐसे बोलकर जाने लगी, लेकिन ऋतिक ने उसे मनाया। अरे सुनो तो सही। अच्छा, मैं तुम्हें घर से दूर ही उतार दूंगा, पक्का। देखो, मुझसे तुम्हारी चोट लगी है तो बस मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी वजह से कोई दिक्कत ना हो। प्लीज मेरे साथ चलो ना। ठीक है, मुझे मेरे घर से दूर ही उतार देना, लेकिन उससे पहले मुझे सब्जी लेनी है तो यहाँ से मंडी चलना। ऋतिक ने आरती की बात को मान लिया, जिसके बाद वो पहले उसको मंडी लेकर गया और उसके बाद वो उसे उसके घर के थोड़ी दूरी पर छोड़ आया, जिसके बाद आरती खुद ही अपने घर को आ गई। अजीब लड़की थी ना, बड़ी गाड़ी देखकर उसने कोई रिएक्ट किया और ना ही उसे मेरे साथ बैठकर कुछ महसूस हुआ। बस जैसे चुप बैठी हुई थी ऐसी ही अपने घर को चली गई। आज के दौर में ऐसी लड़कियां भी मौजूद हैं। ऋतिक को आरती काफी अलग लगी थी। वहीं आरती ने चोट लगने के बावजूद भी अपने घर जाकर घर के सभी कामों को किया।
ऐसी सिलसिला जारी था और आज के दिन आरती कुएं से पानी भरने को आई। दोपहर का वक्त था, कोई आसपास नहीं था। ये क्या, ये डोर इतनी हल्की क्यों लगने लगी? अरे आप, चलो ये बाल्टी आ गई तुम्हारी ऊपर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी मदद, तुम्हें यहाँ देखा तो बस मैं आ गया। वैसे अब तुम्हारा सर कैसा है? अब ठीक है। अरे सुनिए तो, मैं आपसे बोल रहा हूँ और आप ऐसे ही जा रही हो। क्योंकि मैं लड़कों से बात नहीं करती हूँ। अगर वो लड़का मेरी तरह अमीर और हैंडसम हो तब भी नहीं। अपनी इस खूबसूरती और दौलत का नशा ना किसी और लड़की के ऊपर चढ़ाना, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूँ जो बेकार की बातों में आ जाए। समझ आया? अरे अरे, आप तो सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसे मजाक आप अपनी जेब में रखिए जनाब। क्या है ना, हम लड़कियों को अपनी आजादी और इज्जत प्यारी है और आपके इन मजाकों की वजह से उस पर आंच नहीं आनी चाहिए, बस। आरती की बात से ऋतिक इम्प्रेस हो गया। आरती पानी उठाकर ले गई और ऋतिक उसे देख रहा था। सच में आज भी ऐसी लड़कियां हैं, क्या बात है। ऋतिक को आरती पसंद आ गई थी। उसने घर जाकर अपने माँ बाप से आरती के बारे में वीडियो कॉल पर बात की और अगर वो लड़की इतनी ही अच्छी है और तुझे इतनी ही अच्छी लग रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है तेरी शादी उससे करवाने में। लेकिन माँ, मसला तो ये है ना कि आप लोग यहाँ नहीं हो। उसका रिश्ता मेरे लिए लेकर कौन ही जाएगा? तेरा दोस्त तो है ना आकाश, उसकी माँ से बात कर ले, शगुन वगैरह हम ऑनलाइन दे देंगे और वो तेरी शादी की बात कर लेगी। अरे सही कहा माँ, मुझे तो उसका ध्यान ही नहीं आया। शुक्रिया माँ, शुक्रिया। ऋतिक की बात सुनकर महिमा भी मुस्कुरा दी। ऋतिक एक बेहद ही अमीर लड़का था जो कि किसी काम से गांव आया हुआ था। उसने अपने एक दोस्त से इस बारे में बात की और उसकी माँ ऋतिक का रिश्ता लेकर आरती के घर पहुंची। बताइए, अगर आपको ये रिश्ता मंजूर हो तो हम तो अगले हफ्ते ही शादी करने को राजी हैं और बात पक्की है तो हम आज ही शगुन के 15 लाख भी रख जाएंगे। नहीं नहीं जी, वो बात ऐसी है। क्या कहा आपने? अरे वाह, मेरा मतलब ठीक है जी, ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है। हो सकता है अगर बच्चे राजी तो मैं भी राजी। ठीक है, आप शगुन रख जाइए और 1 हफ्ते बाद अपनी दुल्हन को ले जाना। पैसों के लालच में आकर गंगा ने आरती की शादी पक्की कर दी। देखते देखते 1 हफ्ता हो भी गया और इस 1 हफ्ते के बाद आज आरती की शादी थी। आरती अपनी माँ से विदा लेकर ऋतिक के साथ आ गई, जहाँ ऋतिक उसे एयरपोर्ट ले गया और वो एक बहुत ही बड़े लग्जरी जहाज में बैठ गई। हम जहाज से अपने घर जाएंगे? वैसे आपका घर है कहाँ? कश्मीर, मनाली, जापान? जापान? आरती जापान का नाम सुनते ही चौंक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी जापान में एक परिवार में हुई थी। आरती खुशी खुशी प्लेन का सफर करने लगी, लेकिन जो आरती कभी एसी लगी हुई कार या बस में नहीं बैठी थी, आज वो एसी वाले प्लेन में सफर कर रही थी, जो कि उसके लिए काफी मुश्किल हो गया। आरती को घबराहट होने लगी कि तभी उससे ऋतिक बोला, अरे क्या हुआ, क्या बात है, दिल घबरा रहा है क्या आरती? हाँ, बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे अभी उल्टी हो जाएगी। देखो, यहाँ इस प्लेन में नहाने की फैसिलिटी है, आओ मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तुम ना बात ले लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। क्या, प्लेन में नहाना? हाँ, काफी रॉयल है ना। तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए यही सब इंतजाम करवाए हुए हैं। आरती प्लेन के बाथरूम में गई, जो कि नॉर्मल बाथरूम से काफी ज्यादा अलग था, और वो उसके अंदर ही शावर लेने लगी, जिससे कि उसे काफी रॉयल फील आया। और आरती नहाने के बाद पूरे सफर में फिर फ्रेश ही रही। पूरे दिन सफर करने के बाद आरती रात को जापान पहुंची, जहां से अपनी बड़ी गाड़ी में बैठाकर ऋतिक उसे अपने घर लेकर गया, जहां सभी उसका स्वागत करने के लिए बेसब्री से दरवाजे पर खड़े हुए थे। अरे देखो आरती, तुम्हारी सास, नंद और देवर और ससुर जी सभी अंदर खड़े हुए हैं, आओ अंदर आओ। नौकर गार्डन डोर खोलते हैं। क्या बात है। आरती अपने ससुराल को देखकर चौंक गई। उसका बहुत ही रॉयल ससुराल था। घर के नाम पर एक बड़ा गोल्डन महल खड़ा हुआ था, जिसका एक बड़ा सा गार्डन भी था, जिसका दरवाजा नौकरों ने खोला और उसके बाद आरती पर सभी नौकरों ने फूल बरसाए। कुछ दूर चलकर आरती अपने मेन डोर पर पहुंची, जहां उसके ससुराल वाले बड़ी बड़ी तांबे की थालियों में फूल और आरती का सामान लिए हुए खड़े थे। ये क्या, ये सब तो देखकर कितना ज्यादा रॉयल लग रहा है। स्वागत है बहू तेरा, हमारे घर में स्वागत है। उर्वशी, अपनी भाभी की आरती कर। अरे भाभी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आरती ये तुम ही हो ना? हाँ, मैं ही हूँ। और तुम उर्वशी हो ना? हाँ, मैं उर्वशी ही हूँ। क्या बात है, सीरियल में तो नंद भाभी की अनबन देखी है, लेकिन यहाँ तो जान पहचान निकल रही है। अरे वो सब तो सही है, लेकिन तुम एक दूसरे को जानती कैसे हो?
ये मेरी क्लास में थी, मेरी दोस्त थी, लेकिन बाबा फिर हम जापान आ गए और हम कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाए। लेकिन किसे पता था कि वक्त हमें ऐसे मिला देगा। आजा गले तो मिल ही लेना। उर्वशी और आरती एक दूसरे से लिपट गई, जिसके बाद अरे अरे बस, बिछड़ी हुई सहेलियां मिल गई। उर्वशी देख आरती कितनी ज्यादा थकी हुई है। तू ना एक काम कर, अब इसको इसके कमरे में भेज दे। कल को जब इसकी थकान उतर जाएगी और ये फ्रेश फील करेगी, इसीलिए तो इसको इसके कमरे में छोड़ा। महिमा ने ऐसे बोलकर आरती का गृह प्रवेश किया, जिसके बाद आरती अपने घर के अंदर आई और उसने अपने रॉयल ससुराल को देखा। क्या हुआ बहू, क्या देख रही हो? माँ जी, ये घर है या कोई राजमहल? ये राजमहल ही है, हमारे पुरखों का बनाया हुआ महल है ये। सच में बहुत ही ज्यादा प्यारा है। माँ चलो, अब आप अपनी बहू का पीछा छोड़ो, मैं इसको कमरा दिखा कर आती हूँ। चल आरती, मैं तुझे बचपन की तरह आरती बुला सकती हूँ या भाभी कहूँ तो आपको अच्छा लगेगा? तू पागल है, आरती कहेगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आखिर मुझे मेरी सहेली मिल गई है। मैडम ये रहा आपका कमरा, कैसा है? ये मेरा कमरा है? क्या बात है, ये कितना बड़ा और ठंडा है। अच्छा और बड़ा तो होगा ही, हमारे बड़े भैया का जो है। खिड़की से देख क्या नजारा दिखाई देता है। क्या बात है, ये तो पहाड़ है और इन पर ही घर बने हुए हैं। ये कितना सुंदर है। हाँ हमारे घर ऐसा ही है, एकदम रॉयल। अच्छा आप तू ना एक काम कर, ये है नरम कॉटन से बना हुआ नाइट सूट, तो जा और एक ठंडा ठंडा शॉवर ले ले, जिसके बाद ना ये कपड़े पहन लेना। फिर देखना कि तुझे कैसी नींद आएगी। और ये जो तेरी आंखों के नीचे काले घेरे हैं ना, देखना ये भी भर जाएंगे। उर्वशी के बोलने पर थकी हुई आरती ने शावर लिया। उसका बाथरूम भी बहुत ही बड़ा और रॉयल था और नाइट सूट पहनकर वो अपने नरम गद्दे के बिस्तर पर लेटी। ये कितना नरम है और आरामदायक भी है। गद्दे, साथ में ठंडक और एक भी मच्छर नहीं। मुझे तो बहुत ही अच्छी वाली नींद आ रही है। आरती बस ऐसे बोलकर एक सुकून की नींद में खो गई। जापान के घर में आरती को पहली बार अपनी जिंदगी की सबसे आरामदायक नींद मिली थी। कुछ ही देर के बाद ऋतिक अपने कमरे में आया तो वो भी सो गया। अगली सुबह, अरे भैया बस आप ही उठे हैं, आरती नहीं आई उठकर? वो आरती अभी भी सो रही है। तुझे पता है अपनी जिंदगी के 20 सालों में आरती ने सुकून से नींद भी नहीं ली। खबरदार, जो मेरी बहू को किसी ने भी तंग करने का सोचा तो चाहे वो कितनी ही देर में जागे, लेकिन कोई उससे कुछ नहीं कहेगा, ठीक है ना? चलो तो भाई हमें तो नाश्ता दे दो। महिमा की बात सुनकर किसी ने भी आरती को नहीं जगाया, जिसके बाद आरती आराम से दोपहर के 2 बजे तक सोई और 2 बजे वो सोकर उठी। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जो कि उसकी अच्छी नींद की वजह से आई थी। वाह, आज तो बहुत ही अच्छी नींद आई मुझे। क्या बात है। अरे नहीं, मुझे तो सोते हुए बहुत ज्यादा देर हो गई। आज तो मैं आधे दिन तक सोती ही रही हूँ। ये तो सही नहीं है, मुझे जल्दी से नीचे जाना पड़ेगा। आरती ऐसे बोलकर अपने घर में नीचे चली गई, जिसके बाद अरे बहू तो उठ गई? हाँ माँ, मैं जाग गई, माफ कर दीजिए, देर हो गई। अरे नहीं, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा और सो जाती, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया माँ जी। वैसे क्या घर में कोई फंक्शन हो रहा है? हाँ मैडम, आज तुम्हारी मुंह दिखाई है, हमारे जापान वाले रिश्तेदार आ रहे हैं। क्या कहा, जापान के रिश्तेदार हैं? लेकिन मुझे तो जापानी बोलनी नहीं आती, अब मैं क्या करूं? रिलैक्स, वो भी इंडियन ही है। चल अब तैयार हो जा, वो लोग कभी भी आ जाएंगे। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। बहू ऐसे नहीं, तू मेरी बहू है, तू ऐसे ही थोड़ी तैयार होगी। मैंने तुझे तैयार करने के लिए लड़कियां बुलाई हैं, आज तो बस मेरी ही बहू दिखाई देगी। महिमा ने ऐसे बोला ही था कि तभी 2 लड़कियां वहां आईं, जिसमें से एक मेकअप आर्टिस्ट थी और दूसरी हेयर ड्रेसर। हेलो, यहाँ महिमा जी ने हमें हायर किया था, क्या ये उन्हीं का घर है? आओ लड़कियों, बहू देख, ये है वो लड़कियां। मेरी बहू को रेडी कर दो और इन्हें ऐसे सजाना कि सभी सोच में पड़ जाए कि ये इतनी सुंदर बहू कहाँ से लाए हैं हम। समझ आया? और पैसों की दिक्कत नहीं है। महिमा की बात को सुनकर जूली थोड़ा मुस्कुराई और फिर दोनों लड़कियां आरती को उसके कमरे में ले गईं, जहां आरती का ड्रेस, जो कि एक भारी भरकम लहंगा था और उसके साथ भारी ही ज्वेलरी भी रखी हुई थी। वाह, आपकी ज्वेलरी तो बहुत ही अच्छी है, सच में। इनकी ज्वेलरी और सामान देखकर ये फुल रॉयल वाइब लग रही है। इनको एकदम रॉयल तरीके से ही रेडी करना। ठीक है, मैं कोई रॉयल ही हेयर स्टाइल्स बनाऊंगी। हाँ, और मैं एकदम रॉयल महारानी टाइप मेकअप करूंगी, जिससे ना आपका आउटफिट और आपका कलर दोनों ही खिल कर उभरेगा।
जूली और रूमी ने ऐसे बोलकर आरती का मेकअप और हेयर स्टाइल कर दिया, जिसके बाद आरती ने अपना बहुत ही सुंदर रॉयल लहंगा पहना और वो अपनी ज्वेलरी वगैरह पहनकर पूरी तरह से तैयार हो गई। कुछ देर के बाद उर्वशी उसे कमरे में लेने को आई। अरे भाभी जी, तैयार हो गई हो क्या? ननद जी खुद ही देख लो। क्या बात है आरती, तू तो एकदम राजकुमारी लग रही है। वाओ, मेकअप, हेयर सब कुछ बहुत ही अच्छा हुआ है। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी दिख पाऊंगी। रोना नहीं, ना 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 ना, नहीं तो मेकअप खराब हो जाएगा। अरे वाह, कितनी प्यारी दुल्हन है। उर्वशी ने आरती का घूंघट किया, जिसके बाद वो उसे नीचे ले गई। नीचे का पूरा महल सज गया था। बस फिर क्या था, आरती सभी के बीच जाकर एक रॉयल से सोफे पर बैठ गई, जिसके बाद तो ये है आपकी बहू। लाओ, सबसे पहले मुंह दिखाई मैं ही कर लेती हूँ। ये ले बहू तेरा शगुन और मुंह दिखाई का तोहफा। अरे वाह, सच में महिमा जी, चांद का टुकड़ा बहू मिली है आपको। नजर न लगे कितनी प्यारी है। मेरे बेटे की पसंद ऐसे ही थोड़ी है। हम भी मुंह दिखाई कर लें। ये ले बहू तेरा तोहफा। कितनी प्यारी बहू है, नजर ना लगे। सावित्री ने भी ऐसे ही आरती की तारीफ की और जितने भी मेहमान आए आरती को उन्होंने महंगे महंगे ही तोहफे दिए और उसकी तारीफ भी खूब की। सभी को अपनी इतनी तारीफ करते देखकर आरती की आंखें भी भर गई थी। ऐसे ही एक दिन गुजर गया और आज आरती अपने परिवार के साथ जापान को घूमने को जा रही थी। उर्वशी, आ जाना, कोई फायदा नहीं है तेरा ज्यादा मेकअप लगाने का। तू रहेगी ऐसी ही जैसी है। अब आ भी जाना, नई नवेली दुल्हन तैयार होकर आ गई है, तुझे वक्त नहीं है आने का। क्या मतलब है कि मेरा चेहरा ऐसा ही रहेगा? मैं क्या बुरी हूँ राम भाई? अरे बेटा, तू तो जानती ही है, इसको तो आदत है बेकार की बातें करने की। तू इसकी बातों पर नहीं जा। आपसे ज्यादा अच्छी हूँ मैं भैया। चलो अब कहाँ चलना है? तेरी भाभी को वहां लेकर चलते हैं जो जापान की सबसे सुंदर जगह है, टोक्यो। टोक्यो के चेरी ब्लॉसम के पेड़ों के पास ये मौसम भी है। चेरी के पेड़ इस वक्त सबसे सुंदर होते हैं। चलो वहीं चलते हैं। ऋतिक की बात को सुनकर सभी चेरी ब्लॉसम को देखने को जाने को राजी हो गए। बस फिर क्या था, सभी गाड़ी में बैठे और कुछ ही देर के बाद वो चेरी के पेड़ों के पास चले गए, जो कि पूरे गुलाबी पत्तों से लदे पड़े थे। पास में ही वहां एक लेक भी थी जिसमें गुलाबी पत्ते पड़े हुए थे। वाह, ये जापान है या स्वर्ग? ये कितना सुंदर लग रहा है। जापान तो ऐसा ही है सच में। ना कोई शोर, ना ही कुछ सड़क पर कुछ भी, एकदम साफ है सब कुछ। और ये नजारा, वाह। आरती चेरी के पेड़ों के नजारे में ही खो गई। कुछ ही देर के बाद सभी को भूख लगने लगी, जिसके बाद वो सभी एक बहुत ही सुंदर रूफ टॉप रेस्टोरेंट में गए। यहाँ तो एक एक नजारा देखने और दिखाने लायक है। सच में यकीन नहीं होता कि ये सब मैं अपनी आंखों से देख पा रही हूँ। तुम्हें इंडिया से बाहर के डेवलप देश ऐसे ही लगेंगे। वैसे बताओ क्या खाना है? अगर कहो तो जापान का फेमस वेज खाना मंगवा लूं? हाँ भाई, मंगवाओ। मेरा मन है आज सुशी, नूडल्स, बोबा टी और साथ में माचा आइसक्रीम खाने का। ये सब तुमने किन किन चीजों का नाम लिया है? माचा, ये क्या होता है? अरे अभी जब आ जाएगी ना, तुझे सब पता चल जाएगा बहू। घर वालों ने पूरा टेबल भरकर खाना ऑर्डर कर दिया, जिसमें जूस, मीठा और खाने का सामान सब कुछ था। वो रेस्टोरेंट देखने से ही काफी रॉयल लग रहा था और जब खाना गोल्डन बर्तनों में आया तो आरती को और रॉयल फील आया और उसने खुशी से सभी के साथ खाना खाया। आरती, लो ये किम्बप खाओ, ये बहुत टेस्टी है। और सुशी भी खाना। भाभी, आपने ये रॉयल बॉल्स खाई हैं क्या? ये खाओ, आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी। ले बहू, ये डम्पलिंग भी ट्राई कर ले। अरे बहू खुद खा लेगी, क्यों उसको सभी दे देकर कंफ्यूज कर रहे हो? चल बहू, अच्छे से खा ले। आरती को जो भी अच्छा लगा उसने दिल भर कर खाया और फिर वो रेस्टोरेंट से आ गई, जिसके बाद आरती ने वहां पर और कुछ चीजों को देखा और घूमते घूमते रात हो गई। रात को वो जापान के एक बड़े से मॉल में थी, जहां पर उसको काफी अच्छा सामान मिला और उसने शॉपिंग भी की। जापान तो सच में बहुत ही अच्छी जगह है। ये सारा नजारा ना ही कोई शोर है, ना ही कुछ अजीब सा। सभी लोगों को बस अपने काम से मतलब है। जापान तो सच में एक बहुत ही अच्छा देश है। देश क्या है, बस जमीन। उसको अच्छा बनाने में तो लोगों का हाथ होता है। लोग अच्छे हैं तो देश अच्छा। और लोग कब अच्छे होते हैं? जब वो पढ़े लिखे हों। और जापान में एक एक बच्चा स्कूल जाता है, तो यहाँ का डेवलपमेंट तो पक्का ही है। वैसे ये सब छोड़ो, मुझे तो आज तुम बड़ी ही थकी हुई लग रही हो। क्यों, है ना? हाँ, थक गई हूँ, सारा दिन हो गया ना टहलते हुए। हाँ चलो, अब सब घर चलते हैं। ये तो अपनी ही जगह है, जब मन किया घूम लेंगे। चलो अब घर चलकर ना आराम करेंगे। महिमा की बात को सुनकर सभी अपने घर को वापस चले गए, जहां सभी अपने अपने कमरों में गए। और कैसा लगा आज का दिन? बहुत अच्छा। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं जापान आऊंगी।
और इस तरह से वक्त गुजारूंगी। सच में मुझे जितना मिल रहा है ना, मुझे अपनी पिछली जिंदगी से कोई शिकवा नहीं रहा। सुकून की नींद, एक अच्छा परिवार और सबसे अच्छा आप जैसा पति। तुम्हें जो मिल रहा है ना वो सब तुम डिजर्व करती हो, समझ आया? अब जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। तुम थकी हुई हो, तुम्हारी आंखें ही बता रही हैं। हम सोएंगे, अब बाकी बातें कल करेंगे। ऋतिक की बात सुनकर आरती नहाने को गई और नहाकर वो सुकून की नींद सो गई।